नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज आपका 24 अगस्त 2023 को जो बिहार शिक्षक भर्ती का जो पहला पेपर हुआ था, प्रथम शिफ्ट का जो पेपर हुआ था, आज हम उसके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। तो इसके बारे में बात करने के मतलब ये है कि जब हम पहली बार इस पेपर को नज़र डालते हैं, सवालों को पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि इसमें पेपर इतना आसान नहीं था जितना सामान्य दिख रहा था। वो पेपर थोड़ा ट्रिकी था और पेपर को ओवरऑल बोला जाए तो ये मॉडरेट लेवल का पेपर था। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। यदि आपने लुसेंट को अच्छे से पढ़ा होगा या घटना चक्र को आपने बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो निश्चित तौर पर इसमें से बहुत ज़्यादा आप अंक अर्जित करने वाले हैं। तो आइए इसी के बारे में, जो आपने पेपर दिया है उनकी उत्तर कुंजी यानी कि उसकी जो आंसर की है उसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जिन लोगों ने पेपर दिया होगा वो अपने उत्तर को मिलाएं और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। फिर उसके बारे में हम किसी नए वीडियो में बात करते हैं, है ना। आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला सवाल है वो ये है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ पर बनाया गया है। तो इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब ये है, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। उसका जो प्लांट है किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। इसमें का जो सही उत्तर क्या है, गुजरात में है। ठीक है, गुजरात। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल जो है वो ये है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। कौन था इसमें। तीसरे का उत्तर क्या है, एच.एस. पोलक। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 एक ग्रुप अभी गठित किया गया था जल्दी में, उस ग्रुप के सदस्य के बारे में पूछ रहा है। तो उस ग्रुप के सदस्य के बारे में इसमें जो ऑप्शन दिया गया उसका ऑप्शन क्या है। पहला अमेरिका है, संयुक्त अरब अमीरात है और इजराइल है, भारत है, उपर्युक्त में से एक अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा जवाब होगा आपका। दरअसल इसमें 4 कंट्रीज शामिल हैं, उनमें से एक से अधिक का इसका जो उत्तर होगा वो एक से अधिक का सही होगा। इजराइल भी है, भारत भी है, तो देख लीजिएगा आप, है ना। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। इसका जो 5 का कौन सा है, सी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जारी किया गया था। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6, तृतीय भारत प्रशांत द्विपक्षीय सहयोग मंच जो है, एक सेकंड, FIPIC शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित किया गया था पपुआ न्यू गिनी में। ठीक है, कहाँ पे, पपुआ न्यू गिनी में। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7, रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। तो किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, तो ये न्यूयॉर्क के। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 8, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। तो किस देश की संसदीय समिति ने इस बात का जिक्र किया है, तो किया है USA की। ठीक है, कहाँ से, USA। आइए सवाल नंबर 9 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय 2023 का जो बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 10। दोस्तों हम थोड़ा सा जल्दी में करें कि आपकी बहुत कम समय में बहुत जल्दी से आप अपने उत्तरों को मिला लें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं नहीं, तो आप जल्दी मिला लेंगे तो आपका समय बचेगा, है ना। सवाल नंबर 10, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने। अभी कौन है ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो वो हैं लिंडा
याकारिनो, लिंडा याकारिनो। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो बताइए क्या थी? इसका जो सही उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो एग्जैक्ट डाटा है वो इसमें शामिल नहीं है, तो इसीलिए इसका उपर्युक्त में से कोई नहीं उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 12, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, किस लिए जानी जाती हैं वो? तो वो जानी जाती हैं पेपर मेसी कलाकार के रूप में, पेपर मेसी कलाकार के रूप में। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 13, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार कौन है? बताइए, भारत की संसद के जो नए भवन हैं उसके प्रभारी वास्तुकार कौन का नाम क्या है? तो वो हैं पद्मश्री विमल पटेल जी। पद्मश्री विमल पटेल जी हैं संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 14, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत के वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? यानी कि जो संविधान सभा का जो निर्वाचित होने वाली थी उसमें जो भाग लेने वाली वयस्क आबादी के जो मतदाता थे उसका प्रतिशत पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वास्तविक जो प्रतिशत दिया गया है वो इन ऑप्शंस में से मिलान नहीं खा रहा है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 15, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो किस राज्य ने दिया है बताइए? तो मध्य प्रदेश राज्य ने ट्रांसजेंडर को ओबीसी का दर्जा दिया है। ठीक है, सवाल नंबर 16 देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्ने बतूता किस देश से संबंधित थे? तो इब्ने बतूता किस देश से संबंधित थे? तो वो थे मोरक्को से संबंधित। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17 क्या कह रहा है? भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आप लोगों ने पेपर दिया तो आप लोगों ने ऑप्शन देखा होगा, इसलिए हम बहुत सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, है ना। तो आपको कम समय में सारी चीज़ें मिल जाएं, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आप ऑप्शन पढ़ने के बाद आप सीधे उत्तर पर टिक करें। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें जो होगा जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली भूकंप की भविष्यवाणी के तरीके में से एक है। धरातल पर उद्गम केंद्र के स्थानीय जी अधिकेंद्र, ये बिल्कुल सही है। पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। आप इन दोनों के आधार पर भी अगर आप अपने उत्तर का निर्धारण करें तो एक से अधिक उत्तर आ जाएगा इसका। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियर के संबंध में सही है? तो कौन सा सही है स्टेटमेंट? इसका जो है वो बी नंबर सही होगा। या कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। ये वाला खारे जल का तो ये कोई महत्व नहीं बनता क्योंकि वो मीठे जल की झील है ना। तो ये सवाल नंबर 19 देख लेते हैं। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शुक्र को। ठीक है, ये शुक्र को कहा जाता है। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है? कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है? आपके ऑप्शंस क्या हैं? वेनेजुएला है, चिली है, अर्जेंटीना है। उपर्युक्त में से एक से अधिक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही होगा? आपने क्या मारा है?
20 का जो सही उत्तर क्या होगा, वेनेजुएला होगा। क्योंकि आप जब मैप देखेंगे तो चिली सबसे पश्चिमी एरिया में पड़ता है, दक्षिणी पश्चिमी इलाका है, फिर उससे जुड़ा हुआ अर्जेंटीना और दक्षिणी क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन वो चिली से जुड़ा हुआ मिलता है। तो ब्राज़ील का जो अमेजन नदी है वो ऊपरी क्षेत्र में बहते हुए जाती है, तो इसलिए वेनेजुएला उसके उत्तर पश्चिमी इलाके में पड़ता है, इसलिए वहाँ से ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि वेनेजुएला इसका जो अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा हो सकता है। यदि आपको क्लियर तरीके से नहीं पता है तो आप तुक्का भी मारें, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखकर मार सकते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? वायुमंडल की परतों का सही क्रम कौन सा है? तो ये सी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, फिर बहिर्मंडल। ठीक है, आपने उम्मीद करता हूँ कि आपने यही मारा होगा। सवाल नंबर 22। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म क्या है? ये सवाल कई बार पूछा गया है, ये सारे सवाल आपको घटना चक्र में सीधे तौर पर मिल जाएंगे। तो आपने इसका सही उत्तर क्या मारा है? इसमें जो है इसका सही उत्तर लादांग, ये मलेशिया लादांग नाम से जाना जाता है स्थानांतरणशील कृषि को। स्थानांतरणशील कृषि आप जान पा रहे होंगे, जो कर्तन और दहन की कृषि होती है, यानी कि पहले भूमि को साफ किया जाता है, पेड़ पौधों को काट कर साफ किया जाता है, फिर उससे उपज ग्रहण की जाती है। जब उसकी उर्वरता कम हो जाती है तो उस स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान को प्रस्थान कर लिया जाता है, जिसकी वजह से फिर दूसरे स्थान पर यही प्रक्रिया किया जाता है। इसे ही हम स्थानांतरणशील कृषि के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 23। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं, ठीक है, तो ग्रीनविच से 30 डिग्री पूर्व में क्या समय हो रहा होगा? 30 डिग्री पूर्व में के लिए बोल रहा है, तो 30 डिग्री पूर्व में जाने के लिए आपको कितना डिग्री? 30 डिग्री। इसको मिनट में कन्वर्ट करें कितने? 3 चौक 12, 120 मिनट हो गया, यानी कि 2 घंटे का समय हम आगे की बात कर रहे हैं। जब ग्रीनविच पर 12 बजे हैं तो 2 घंटे आगे किसी स्थान पर क्या हो रहा होगा? तो जो 2 बजे का टाइम हो रहा होगा, जाहिर सी बात है इसमें। ठीक है, 2 बजे का टाइम हो रहा होगा दोपहर का। आइए सवाल नंबर 24 देख लेते हैं। महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? परपटी की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, परपटी की बात कर रहा है। सवाल नंबर 24। महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या है? दरअसल ये मैग्नीशियम लिखे हुए हैं, लेकिन सियाल जो होते हैं SiAl, ये जो परपटी के लिए क्या माना जाता है? सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम माना जाता है। लेकिन एल्यूमिनियम में कहीं ऑप्शन में ये दिया नहीं है, तो इन्हें सीमा के साथ शायद मान लिया गया है इसे। आप इसमें से अभी का जो सही उत्तर ये है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो भी होगा आप स्टार लगा लीजिए, आप इसको थोड़ा आप देख लीजिएगा एक बार। सवाल नंबर 25 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मल्चिंग शब्द की व्याख्या कौन सा स्टेटमेंट करता है? मल्चिंग शब्द की व्याख्या कौन सा स्टेटमेंट करता है? तो ये सी करता है। फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक परतों से ढकना होता है। ठीक है, आपको एक बात और ध्यान रखना है, ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है, ये अनऑफिशियल आंसर की है। तो फिर भी इसमें मैक्सिमम जो सवाल होंगे वो आपको सही मिलेंगे। हो सकता है आयोग किसी प्रश्न का उत्तर कुछ दूसरा मान ले, तो एक आध सवालों के उत्तर की जो सही होने की संभावना हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, बाकी आपको अधिकतर सवाल सही मिलेंगे इसमें। ठीक है, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और उसकी अवस्थितियों का सही युग्म क्या है? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसमें का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर सवाल का क्या है? छोटा नागपुर के क्षेत्र में, छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है कि मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? मतलब ये जो छोटा नागपुर के क्षेत्र की जो मुंडा और संथाल जनजातियां हैं वो किस पेड़ की पूजा करती हैं? तो किस पेड़ की पूजा करती हैं? वो करती हैं कदम्ब के पेड़ की। ठीक है, कदम्ब के पेड़ की पूजा करती हैं। सवाल नंबर 28 देख लेते हैं।
सवाल नंबर 28 जो है, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो जायद के मौसम में किसकी खेती की जाती है? ककड़ी, खीरा, तरबूज, ये सब की खेती आपको किस में मिलती है? जायद के मौसम में मिलती है। तो ये सवाल नंबर 29 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, इसमें सही स्टेटमेंट की बात करना है। सवाल नंबर 29 है, तो सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब एक सही मिल गया तो फिर हमें आगे देखना ही नहीं है ना। तो बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? सवाल नंबर 30 का जो आपका सही उत्तर क्या है? सवाल नंबर 30 का कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था, इसका जो सही उत्तर है उरांव जनजाति। ठीक है, सवाल नंबर 31 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है? आपको ध्यान रखना है, सुमेलित नहीं है की बात किया है। सवाल नंबर 31, सवाल नंबर 31 का जो सही उत्तर कौन सा होगा? इंडियन स्पेक्टेरर। इंडियन स्पेक्टेरर ये जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 32, सवाल नंबर 32 में क्या है? 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी, आप सभी को पता होगा। आइए सवाल नंबर 32 देख लेते हैं, 33 देख लेते हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेनेसांस पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेनेसांस पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताइए। सवाल नंबर 33, तो इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सवाल नंबर 34 देख लेते हैं। किस आंदोलन के प्रभाव किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो किस आंदोलन के प्रभाव में आकर उन्होंने ये कदम उठाया था? तो वो किस में किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है, इसका सही उत्तर सविनय अवज्ञा आंदोलन हो। आइए सवाल नंबर 35 देख लेते हैं। सवाल नंबर 35 क्या है? वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो कौन सी महिला थी वो? किसके बारे में बात की जा रही है? तो ये अरुणा आसफ अली के बारे में बात की जा रही है। स्वतंत्रता सेनानी थी जो वयोवृद्ध महिला के नाम से जानी जाती थी उस समय। सवाल नंबर 36 देख लेते हैं। किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? 1916 में किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी? किस स्थान पर की थी? पूना में किया था। आइए सवाल नंबर 37 देख लेते हैं। सवाल नंबर 37, हुंकार हिंदी साप्ताहिक जो पत्रिका थी कि प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था हुंकार पत्रिका का? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ठीक है, आइए सवाल नंबर 38 देख लेते हैं। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये ह्यू रोज के द्वारा कहा गया था, जिसके साथ लड़ते हुए वो झांसी की रानी ने वीर गति को प्राप्त हुई थी। ठीक है, आइए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 39, जवाहरलाल नेहरू की अस्थाई सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू की जो अस्थाई सरकार थी उसमें श्रम मंत्री कौन थे? तो बताइए कौन थे? जगजीवन राम थे। ठीक है, आइए सवाल नंबर 40 देख लेते हैं।
1918 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित किया गया था? तो किस में पारित किया गया था, तो बताइए। 40 नवंबर 1918 में, ठीक है, पारित किया गया था। कौन सा? चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित किया गया था। सॉरी। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। 41। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों के विभाजन में से अपनी किस पुस्तक को में प्रस्तावित किया गया था? आपको ये सवाल देखना है। 41 नंबर जो सवाल है, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। सी इसका जो सही उत्तर होगा, सी होगा। ठीक है, 41 का सी। आइए 42वां नंबर सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? मुख्य कारण पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। 42 का सी। रेलवे के मार्गों पर तख्तों या स्लीपर की मांग को पूरा किया। शाही नौसेना के लिए जो महल बनाए जाते थे उनके जो लकड़ियों की आपूर्ति करना था। ठीक है, इसका जो सही उत्तर कौन सा होगा? वो होगा सी। सी होगा, सी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 43। सवाल नंबर 43 क्या? भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षिता, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है? तो किसका ये आदर्श वाक्य है? तो ये है भारत के सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, आइए सवाल नंबर 44 देख लेते हैं। सवाल नंबर 44। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था और वह सफल रहा था? किस आंदोलन की बात की जा रही है? तो ये की जा रही है बारदौली सत्याग्रह की। ए ऑप्शन सही होगा इसका। सवाल नंबर 45 देख लेते हैं। भारत और 1929 में प्रारंभ हुई मंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है 45 का? ए। ठीक है, मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हुई थी। आपको इस सवाल को थोड़ा सा एक बार और रीचेक करना है, क्योंकि इस सवाल का उत्तर आयोग द्वारा बदला भी जा सकता है। हो सकता है उत्तर यही हो, लेकिन शायद इसके उत्तर दूसरा भी हो सकता है, कई हो सकते हैं। ठीक है, इस पर आप टिक लगा लीजिए। आइए 46 नंबर सवाल देख लेते हैं। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? तो कब हुई थी? 46 का 1993। एक जगह आपको ये 1991 भी मिलेगा, ये 1993 दिया गया है इसमें। एक जगह आपको ये 1991 में मिलेगा, देख लीजिएगा थोड़ा। सवाल नंबर 47। एंगस मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरियल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो कितने प्रतिशत का था? 47 का। 47 का ई उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसका जो लगभग 22% के आसपास था। इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं, आपको ऑप्शन मानना पड़ेगा। 48। आइए सवाल नंबर 48 देख लेते हैं। सूचियों को सूची 2 से मिलाना है, जिसमें विशेष विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? ये 1954 में पारित किया गया था। दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया था? 61 में पारित किया गया था।
1 का 2, इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर 49 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो इसमें कौन सा होगा? इसमें एक से अधिक अधिकार हैं जो संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिए गए थे। ठीक है, ऊपर एक से अधिक सही होगा इसका। आइए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 50। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी में किसने लिखी, किसके द्वारा लिखी गई थी? ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? धर्मपाल के द्वारा। ये पुस्तक धर्मपाल के द्वारा लिखी गई थी। सवाल नंबर 51 देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? सवाल नंबर 51 का सही जवाब क्या है? एक से अधिक, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं जो भाईचारे की भावना को बढ़ाने की बात करती हैं, जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता भी सुनिश्चित होती, इसलिए इसका एक से अधिक डी ऑप्शन सही होगा। आइए सवाल नंबर 52 देख लेते हैं। इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो किसके द्वारा कहा गया था ये? तो ये कहा गया था सवाल नंबर 52 का बी। दरअसल ये रंजन गोगोई के द्वारा शायद नहीं किया गया था, क्योंकि ये NV रमन्ना के द्वारा कहा गया था कि भारतीय जो न्यायपालिका है वो विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। तो इसमें ए ऑप्शन सही होना चाहिए। सवाल नंबर 53। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें से एक तरफ नारे दिए गए हैं और उनसे जो संबंधित राजनीतिक दल के जो नेता थे उनके बारे में बताया गया है। गरीबी हटाओ किसका है? किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था, कांग्रेस से। तो इसमें ए का कौन सा होगा? ए का 2, इन दोनों में से होगा। अब सवाल नंबर कौन सा है? 53 का। इसमें से आपका सही उत्तर कौन सा होगा? बी होगा। ठीक है, आइए 54 नंबर देख लेते हैं सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा USSR के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? कौन सा निर्मित हुआ था? 54 का डी, एक से अधिक निर्मित हुए थे रूसी क्रांति तथा USSR के प्रभाव के तहत। ठीक है, आइए सवाल नंबर 55 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? इसमें से कौन सा सही होगा? इसका जो सही ऑप्शन है ये दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा कहा गया था। ठीक है, सवाल नंबर 56। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? इसमें खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? किस आंदोलन की बात कर रहे हैं? असहयोग आंदोलन में। इसका जो सही ऑप्शन होगा क्या, कौन सा होगा? 56 का डी, प्रयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ये सवाल नंबर 57 देख लेते हैं। प्रत्येक पोषी स्तर में गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार संचय की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन कौन सा होगा? 57 का जैव आवर्धन कहा जाता है उसे। ठीक है, जैव आवर्धन, इसमें सी ऑप्शन आपका सही होगा। सवाल नंबर 58। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका कौन सा ऑप्शन है? डी, एक से अधिक। ठीक है, सवाल नंबर 59। मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी से पीने के कारण होती है?
तो उसमें किस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है? तो नाइट्रेट की। ठीक है, आइए सवाल नंबर 7 देख लेते हैं। पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह किस रूप में होता है? एक दिशीय रूप में होता है, ये आप सभी को पता है। 61 नंबर का बी होगा। ठीक है, सवाल नंबर 62। सवाल नंबर 61 देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संगठक है? संगठक पूछे का मतलब पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? तो सूक्ष्म जीव भी पारिस्थितिकी तंत्र में होता है, पादप भी होते हैं, जंतु भी होते हैं। इसमें से कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा। ठीक है, सवाल नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? 62 का कौन सा होगा? मीथेन। सवाल नंबर 63 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो सवाल नंबर 63 का पादप हिरण से। ठीक है, पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होते। किसके द्वारा विघटित नहीं होते हैं? प्लास्टिक। सवाल नंबर 64 में क्या है? जीवाणुओं के द्वारा विघटित नहीं होती प्लास्टिक। ठीक है, सवाल नंबर 65 देख लेते हैं। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल हैं। मतलब ऊर्जा के वो स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं, आपको नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा ये चीज़ें। तो 65 का कौन सा होगा? एक से अधिक। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करती हैं, पवन चक्कियाँ भी नहीं करती हैं और सौर सेल भी नहीं करते। एक से अधिक आपको मानना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? डी ऑप्शन। सवाल नंबर 66 क्या है? आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है? आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? बताइए। 66 का कौन सा? आहार जाल कहा जाता है। सवाल नंबर 67 देख लेते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कितने प्रतिशत की बात की जा रही है? यानी कि हरे पौधे जो हैं सूर्य के जो प्रकाश होता है उसकी ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? 67 का कौन सा होगा? 2। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? किसके नेतृत्व में मिली थी? 68 को सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। आइए सवाल देख लेते हैं 69। सवाल नंबर 69। खाली स्थान आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। कौन? प्रथम पोषी स्तर पर कौन मौजूद होते हैं? 69 में स्वपोषी। ठीक है, वो जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। 70वां सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? ध्यान रखिएगा, जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। 70वें का कौन सा? फास्फोरस चक्र। 71वां सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उत्पत्ति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? तो कौन करता है? 71वें में डी, एक से अधिक। ठीक है, पता निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य होता है? किसके पास होता है ये? 72 का पराबैंगनी किरणों के पास। ठीक है, पराबैंगनी किरणों का जो होता है, पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा बहुत उच्च स्तर की होती है लेकिन इनका तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है, तो इसलिए इसका उत्तर होगा पराबैंगनी किरणें। ठीक है, आइए सवाल नंबर 73 देख लेते हैं। सवाल नंबर 73। दो संख्याओं का योग 480 है। यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती हैं।
तो बड़ी संख्या है लगभग कितनी, कौन सी है, बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा 73 का बी, 3300/13। 74 नंबर सवाल देख लेते हैं। एक जो अनुक्रम दिया हुआ है 486, 324, 216, 144, इसकी जो अगली संख्या कौन सी होगी, वो होगी 96। कौन सी होगी, 96। ठीक है, आइए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 75, निम्नलिखित में से ये जो क्वेश्चन मार्क दिया गया के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 240, 120, फिर खाली स्थान, फिर 180, 360, फिर 900। इस सवाल का जो सही उत्तर कौन सा होगा, 75 का 120 होगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 76, इसमें जो पद दिया गया है, आगे खाली स्थान है, इनके किस बेस पे इनको आगे जोड़ा गया है, बनाया गया है इन पदों को, तो वो संबंध आपको बताना है। तो इस खाली स्थान पर कौन सा आएगा 76वें सवाल में, बी, KNHYNTS, इसका जो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 77वें का, आइए 77वां सवाल देखते हैं। प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभावित मार्ग हो सकते हैं, तो कौन से हैं, कितने हैं, 77। 77वें का कौन सा सही होगा, बी। 77वें का कौन सा सही होगा, बी। आइए 78वां सवाल देखते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। हर वर्ग आयत है, कोई वृत्त अति परिवलय नहीं है, हर वृत्त दीर्घवृत्त है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो 78वें का सही उत्तर कौन सा होगा, एक से अधिक। इसका जो सही उत्तर होगा कौन सा होगा, एक से अधिक। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 79। सवाल नंबर 79 का जो सही उत्तर होने वाला है वो कौन सा होगा, वो होगा बी, बी होगा। सवाल नंबर जो 80 है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो 80 का कौन सा हो जाएगा, 80 का हो जाएगा ए, 40 पाई। अगला सवाल देखते हैं 81। समूह में भिन्न शब्द की बात किया गया है, पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन वाले में। तो इसमें जो 81 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा अभी कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं इसको बताने से आपसे बचूंगा। तो आप इसको क्या करें, स्टार लगा लें, आप इसे थोड़ा सा बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर 82 देख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि a बराबर 1, d बराबर 2, p बराबर 4 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक 3 को डिनोट करेगा। तो कौन सा होगा, ये 82 का होगा बी। 83, दो संख्याएं 21 और 10 के अनुपात में है, यदि उनका मासा 11 है तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो बताइए 83 का क्या कौन सा होगा, 83 का होगा सी, 341। 84 नंबर में कौन सा होगा, एक स्मार्टफोन को p रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को q रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है, तो p अनुपात q का जो पूछा गया है इसमें कौन सा होगा, 84 का होगा सी। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। एजुकेशन शब्द के अक्षरों से कितने प्रकार के व्यवस्थित किया जाता है ताकि एक स्वर एक साथ आ जाएं। तो कितने रूप में व्यवस्थित किया जाएगा, तो 85 का हो जाएगा 14,440। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। 86 का जो कौन सा उत्तर सही होगा, 86 का होगा सी, 13/18
और फिर उससे बड़ा 29/36, ये वाला सही होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। 87 में कितने वर्ग हैं, इस चित्र में कितने वर्ग हैं ये पूछा गया है। तो 87 में कौन सा होगा, 30। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। 88, सवाल नंबर 88 का जो सही उत्तर होगा, एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमदिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है। कितने दिनों बाद टोकरी 1/4 भरी हुई होगी। 88 का जो सही उत्तर है कौन सा होगा, 22। ये अगला सवाल देखते हैं। 89 में एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाती है। तो उसकी जो प्रतिशत हानि है वो कितनी हो गई, 89 में कौन सा होगा, 16 सही 2/3। 90 में कौन सा सवाल सही होगा, आइए देख लेते हैं। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल जो है 36 है। यदि संख्या 45 में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, तो संख्या कौन सी है वो। तो इसमें जो 90 का जो नंबर है उसका उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन सही होगा। ये 91 नंबर सवाल देख लेते हैं। 91 में ए सही होगा इसका, a + b + c = 0, इसका ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर जो है 92, एक सेकेंड, सवाल नंबर 92 का कौन सा, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा सवाल नंबर 92 का। सवाल नंबर 93 का x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से विभाजित करने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x² - x + 1 और -2x + 4 है, तो gx का मान क्या होगा। तो इसमें 93 में कौन सा सही होगा, इसमें सही होगा b, x² + x + 1। 94 में कौन सा सही होगा, एक खिलौने एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का आयतन क्या है जब पाई का मान क्या हो, 22/7 हो। तो 94 का आपका सही उत्तर क्या होगा, यही, इनमें से कोई नहीं। ये 95 नंबर सवाल देखते हैं। 95 में आपका कौन सा सही होगा, 95 में सही होगा 450। 96 में, 96 में कौन सा सही होगा, 2 वर्ष पहले एक ही आयु वर्षों में व्युत्क्रम, 2 वर्ष पहले एक ही आयु के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है। तो एक ही वर्तमान आयु कौन सी होगी। तो 96 का जो सही उत्तर हो कौन सा होगा, वो 4 वर्ष हो जाएगी। सत्तानवे नंबर सवाल देख लेते हैं। 97 का होगा, 97 का होगा ऑप्शन डी, 1 से अधिक। 98 में एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्यखंड सेक्टर का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा, बताइए। 98 में कौन सा होगा, 98 का होगा बी, 60 डिग्री का। 99 में कौन सा सही होगा, 99 में होगा ऑप्शन बी सही होगा, जिसमें 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही देय है। तो कितना होगा, 1951। 99 का बी ऑप्शन। 100 का कौन सा सही होगा, 100 का सी सही होगा, सी, 1। यदि समीकरण 3kx² - 25kx + k + 8 = 0 हो तो के मूलों का गुणनफल
3 हो तो k का मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 101 में कौन सा होगा, log √2 की पावर 32 का मान पूछा गया है, तो 101 में कौन सा सही होगा, बी होगा। आइए सवाल नंबर अगला देख लेते हैं। 102 का जो सही उत्तर कौन सा होगा, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर से कम है यदि अतिभुज यानी कि जो कर्ण है √218 सेंटीमीटर है, तो अन्य दो भुजाएं सेंटीमीटर में कौन सी होंगी। तो इसमें होगा 102 का होगा ई, इनमें से कोई नहीं। 103 का कौन सा होगा, जिसमें √1 + 27/169 है बराबर फिर 1 + x/13 है, तो x का मान क्या निकाला गया है इसमें। 103 का क्या कौन सा हो जाएगा, 103 का हो जाएगा सी 1। 104 का सही उत्तर कौन सा होगा, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसमें से 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। तो 104 का कौन सा हो जाएगा, 9.1। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 105। सवाल नंबर 105 में कौन सा सही होगा, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक है, किसका पीएच मान 7 से अधिक है। 105 में कौन सा हो जाएगा, रक्त प्लाज्मा का 7.4 होता है, 7 से अधिक है। ठीक है, सवाल नंबर 106। सामान्य नेत्र लेंस में नाभिकीय दूरी क्या होती है, सामान्य नेत्र लेंस की नाभिकीय दूरी क्या होती है। 106 का क्या हो जाएगा, बी 25 सेंटीमीटर। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। 107 में कौन सा हो जाएगा, बी विरंजक चूर्ण बनेगा। ठीक है, सवाल नंबर 108 में माता पिता की संतति में लक्षणों के पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है। 108 में कौन सा हो जाएगा, 108 में होगा अनुवांशिकता कहा जाता है इसे। 109 में ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात कौन सी है। 109 में कौन सा हो जाएगा, 109 में होगा बी एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। 109 हो जाएगा। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 110। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सवाल नंबर 110 में क्या होगा, इसका जो सही उत्तर होगा सी ऑप्शन होगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। सवाल नंबर 11। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है। 111 का बी वनोपरोपण। सबसे सही चीज़ आपको पता है, वन लगाने से क्या होगा, जमीन मजबूती से जुड़ी रहेगी जिससे कटाव की प्रक्रिया कम हो जाएगी, है ना। तो बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है, वन रोपण। ठीक है, सवाल नंबर 112 देख लेते हैं। खाने के डिब्बों में पर जिंक की बजाय टिन की परत चढ़ा दी जाती है, क्यों। इसमें जो आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा, 112 का, टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। ठीक है, सवाल नंबर 13 देख लेते हैं। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। तो 113 का कौन सा सही हो जाएगा, डी। एक से अधिक कार्य किए जाते हैं जो इनमें दिए गए हैं, इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी सही होगा। सवाल नंबर 114 क्या है, सवाल नंबर 114 में एक सेकेंड, सवाल नंबर 114 इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। 114 में इमली में पाया जाता है टार्टरिक एसिड पाई जाती है। सवाल नंबर 115 क्लोरोफॉर्म क्या होते हैं। सवाल नंबर 115 में कौन सा सही होगा, सी प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 116 देख लेते हैं। सवाल नंबर 116 जो है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विद्युत विभव को मापने के लिए
किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 116 का क्या होगा? पोटेंशियोमीटर। ठीक है, आपको कई जगह वोल्ट मीटर भी मिलेगा। इसमें क्लोरोफॉर्म जो बेहोश करने वाली एक प्रकार का निश्चेतक पदार्थ होता है उसमें भी आपको मिलेगा। हो सकता है उसके हिसाब से उपयुक्त में से कोई नहीं भी माना जाए और इसका वोल्ट मीटर भी मान लिया जाए, लेकिन अधिकांशतः ये दोनों सही माने गए हैं। ठीक है, 117 का में कौन सा होगा? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सदिश मात्रा है। ठीक है, 117 का बी सदिश मात्रा है। एक सवाल नंबर 118 देख लेते हैं। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है? किस स्थिति में अधिक भार ढकेल सकता है? तो 118 का क्या? खड़े होने की स्थिति में, यानी जब आप खड़े होते हैं तो किसी भी चीज़ को, अधिक भार वाली वस्तु को भी आप ढकेल सकते हैं। इसका कहने का मतलब यह है। सवाल नंबर 19, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? 119 का होगा बी बैंगनी प्रकाश सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित होता है, आप सभी को पता है। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की जो सतह है वो क्या हो जाएगी? 120 का उठेगी। आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप पानी में बर्फ़ के टुकड़े को डालते हैं तो जल स्तर वही रहता है, लेकिन जब आप मिट्टी के तेल में डालेंगे तो पानी जो होता है उसकी डेंसिटी अधिक होती है, वो भारी होता है, इसलिए वो नीचे बैठेगा और उसका जो केरोसिन है, मिट्टी का तेल जो है वो ऊपर उठेगा। तो दोस्तों आज हमने ये जो आपका सेट 1 हुआ था, मतलब सेट डी था, और प्रथम पाली का जो पेपर हुआ था टीचिंग का, प्राथमिक शिक्षा भर्ती का, तो हमने उसको डिस्कस कर लिया है। आप अपने सभी उत्तरों को मिला लें और कमेंट बॉक्स में अपने मार्क को ज़रूर दर्ज कराएं। ठीक है दोस्त, हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, उसी आधार पर हम आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।